गाइस चलो आज जल्दी से फॉरेन ऑपरेशन खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके फॉरेन ऑपरेशन के अंदर ना दो लोग होते हैं। एक होता है ईफो, इसको अपन बोले हैं घर का छोटा बेटा अपने एग्जांपल के लिए, ठीक है। और एक होता है नीफो जो है घर का बड़ा बेटा। ईफो कौन होगा? जो अपने पापा या पैसे से चलता है, ठीक है। और नीफो कौन होगा? जो अपने खर्चे खुद उठाता है, ठीक है। तो देखो इस फॉरेन ऑपरेशन में क्या होता है, अपन को ना एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो इसके अंदर ना ऐसा करके एक ट्रायल बैलेंस बनता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखना होता है, पर्टिकुलर यही वाले ये वाले सारे पर्टिकुलर्स आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ यूएस डॉलर लिखना होगा, ठीक है। जो भी फॉरेन करेंसी होगी। और यहाँ आपको कन्वर्जन रेट लिखना होगा। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, ठीक है, कन्वर्जन रेट। और उसके बाद में यहाँ रुपीज लिखना है, ठीक है। तो यूएस डॉलर, कन्वर्जन रेट और रुपीज। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ रुपीज में दे रखा होगा, लेकिन उसको आपको कन्वर्ट करना होगा डॉलर के अंदर, ठीक है। तो और ये एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद में आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना होगा, ठीक है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बैलेंस शीट बनानी है इसी ट्रायल बैलेंस से। आई होप सो कि आप ये सब आपको बनाना आता है, ठीक है। इसके बाद में अपन करते हैं कि अब इसको याद कैसे रखते हैं कि कब क्लोजिंग रेट यूज करना है, कब ओपनिंग रेट यूज करना है, कब एवरेज रेट यूज करना है और कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मतलब 1 अप्रैल को क्या था, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए अपन ओपनिंग रेट ही लेंगे, ये तो बेसिक सी बात है। उसके बाद में एक्सपेंसेस एंड इनकम, इसके लिए अपन लेंगे एवरेज रेट। कोई भी अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है, इनकम हो रहा है, ये कैसे याद रखोगे लॉजिकली कि मान लो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब हर दिन के लिए कन्वर्जन रेट अलग अलग रहता है। मान लो 1 मार्च को अलग है, 5 मार्च को कन्वर्जन रेट अलग है। तो पर्टिकुलर इतने सारे ट्रांजेक्शन के आप कैसे करोगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए अपन एक एवरेज रेट यूज करते हैं। वो क्वेश्चन अपन को आपको देगा, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर दोनों केस में आपको एवरेज रेट लेके चलनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके कोई क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटीज है अदर देन फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट अलग होगा। और अगर बाकी कोई क्लोजिंग एसेट या फिर लाइबिलिटी है, मतलब जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके स्टॉक हो गया, आपके डेटर्स हो गए, ठीक है, उसको आपको ईफो के केस में भी क्लोजिंग रेट पे लेना है और नीफो के केस में भी क्लोजिंग रेट पे लेना है, क्योंकि ये अपन ईयर एंड पे, क्योंकि ये सारा कहाँ पे जाएगा, ये सारा आपका जाएगा बैलेंस शीट पे। और बैलेंस शीट पे सब कौन से डेट पे जाएगा, क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। तो ईयर एंड पे क्या डेट थी, ठीक है। उसके बाद में आता है अपन का फिक्स एसेट, ये आता है इंपॉर्टेंट। फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन का केस क्या है, अगर ईफो घर का छोटा बेटा, छोटे बेटे को ज्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, तो उसके लिए इतना सा बात बोल दिया कि आपने जिस दिन परचेज करा है, आप घर के छोटे बेटे हो, आपको मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो जितना में मैंने आपको खरीद के दिया है, आप उसी रेट के ऊपर ही रिकॉर्ड करते चलो। तो एक्चुअल रेट ऑन परचेज रेट। नीफो घर का बड़ा बेटा है, उसको मार्केट का पूरा समझ वमझ है, उसको क्लोजिंग रेट पता है, एवरेज रेट पता है, ओपनिंग रेट सब उसको सब पता है। तो इसलिए वो फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए क्लोजिंग रेट यूज करेगा। उसके बाद में अपन को कोई गुड्स रिसीव हुआ फ्रॉम एचओ। मान लो अपन को एचओ कौन है, अपना ब्रांच के पापा। तो ब्रांच के पापा को अगर ब्रांच एचओ से कुछ मिलेगा, तो वो कौन सी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा, जितने पे पापा से मिला। मान लो पापा से आपको 1 लाख की जमीन मिली और अभी उसकी रेट भले ही 10 लाख चल रही है, बट उस आप अपने बुक्स में कितने की रिकॉर्ड करोगे, 1 लाख की। तो वैसे ही एचओ है ब्रांच के केस में, तो जितना वैल्यू अपीयर करेगी एचओ के ट्रायल बैलेंस के अंदर, उतना ही आपको रिकॉर्ड करके चलना है आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर भी। उसके बाद में जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाना है, घर का छोटा बेटा है, तो घर का छोटा बेटे कुछ भी कमाता है, तो वो क्या होता है, एक प्रॉफिट या फिर लॉस होता है इस एक्सचेंज गेन और लॉस के ऊपर। तो ईफो के केस के अंदर जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आएगा, मतलब घर का छोटा बेटा है, अगर के ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आएगा उसको घर के फायदे नुकसान के अंदर ले जाना। लेकिन घर का बड़ा बेटा है, तो इसके लिए एक बड़ा सा नाम है एफ सी टी डी आर अकाउंट। तो ये क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट की रिजर्व साइड में लेके चले जाना है, ठीक है। जो अपन का रिजर्व सरप्लस वाला कॉलम होता है, आपको वहां जाके इसको ऐड बैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं जब भी आप ये बनाते हो। सबसे पहले आपको कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, या कोई एक्रूड इनकम दे रखी है, या फिर कोई प्री रिजर्व इनकम मिल रखी है, तो इसके आपको दो इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट दिए, तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो सबसे पहले आप उसको कहाँ लेके जाते हो, पीएनएल में लेके जाते हो। जो भी आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने पे कर दिए होते हैं, और जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आप उसको ऐड बैक करते हो। उसके बाद में जो टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट होता है वो आप पीएनएल के अंदर लिखते हो। और अगर कोई प्रीपेड होता है तो आप उसको माइनस भी प्रीपेड को उसके बाद में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है,
प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है आपने पे कर दिया तो आपको P&L के अंदर तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको बैलेंस शीट में भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये आपके अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये आपके लिए एसेट बन जाएगा, अदर करंट एसेट, और P&L के अंदर भी चला जाएगा। और कोई एक्रूड इनकम हुई है तो ये भी आपके P&L में भी चला जाएगा और यही सेम आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर कोई प्री रिसीव इनकम हुई है तो ये भी P&L में जाएगी इनकम, और सेम टू सेम आपके एसेट साइड में भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन आया कोई फिक्स एसेट के ऊपर। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो इसके दो ट्रीटमेंट कर सकते हो, या तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर माइनस करके दिखा दो, जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दो, एक इफेक्ट तो ये है। और दूसरा इफेक्ट है कि आप प्लांट एंड मशीनरी का अपने जो फिक्स एसेट है उसका कन्वर्जन रेट अलग ले रहे हो, डेप्रिसिएशन के लिए कन्वर्जन रेट ले रहे हो, तो उसके लिए आपको फिर P&L और बैलेंस शीट दोनों में इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कि आपने डेप्रिसिएशन कितना लिया और आफ्टर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी बची। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर करना है, तो आपको वो इफेक्ट पूरा डेप्रिसिएशन का ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्लोजिंग बैलेंस कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लेके चलना है। यहाँ मैंने फॉर्मेट बनाया, देखो मैंने ओपनिंग स्टॉक की बात करी है, क्लोजिंग स्टॉक की मैंने कहीं बात नहीं करी। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कहाँ आता है, क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, वो आपको क्रेडिट साइड में करना होता है, और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा अपने बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपको ईफो लगाना है या फिर नीफो लगाना है, ठीक है। अगर फिक्स एसेट की परचेज डेट दे रखी है, फिक्स डिफरेंस कहाँ पे था, यहाँ पे पूरा डिफरेंस यही था। तो अगर इस एंट्री में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर एसेट की परचेज डेट दे रखी है, मतलब क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ईफो लगाना है, नीफो नहीं लगाना, अदरवाइज नीफो लगा देना। फर्क खाली यही नहीं आएगा ना आपका, एक फर्क यहाँ पे आएगा और एक डिफरेंस आएगा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस आएगा, और उसके बाद में आप ये सारी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके चल जाना, सॉरी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर लेके चल जाना और बैलेंस शीट बना देना। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप इट इज सो हेल्पफुल फॉर यू, एंड मेरे को बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आपको अब सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद रहेंगे। एक बार इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इतने इजीली बनेंगे और समझ के करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं लग नहीं रहा कि आपको इतना अच्छे समझ आ रहा है, बट एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है, ताकि मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँ।